नमस्कार। आपने देखा आज फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस केवल और केवल माइग्रेंट लेबर्स और रूरल इकोनॉमी पर जोर दिया गया है और जबरदस्त मेजर्स निकाले गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी डिटेल की कि क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं किसानों के लिए, माइग्रेंट के लिए, स्ट्रीट उद्योगपतियों के लिए और व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भी। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे हमारे देश के कृषि मंत्री और जो कि रूरल डेवलपमेंट भी देखते हैं। उनके पास सीधे चलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका शो में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पहला सवाल सर, जो रिलीफ पैकेज है अ, बहुत ही वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात मानी जा रही है कि सरकार जो है निचले वर्ग को ज़रूर यहाँ प्राथमिकता दे रही है। पुअर की तरफ उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। वो इस विपदा से निकले, ये सरकार चाहती है। आप कैसे डिफाइन करेंगे इस रिलीफ पैकेज को? और सबसे अहम सवाल ये है कि ये अनाउंसमेंट के बाद अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे और कितनी जल्दी होगी? बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज देने की घोषणा अपने उद्बोधन में की थी। कल पहला चरण था जो एमएसएमई को सहायता और रोजगार के अवसर अधिक से अधिक सृजित हों, इस दृष्टि से बहुत उपयोगी था। और आज जो दूसरे चरण की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, यह गांव, गरीब, किसान और मजदूर इस वर्ग के लिए है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम जानते हैं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर ये भारत का ऐसा तबका है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जी। इस समय गरीब लोगों ने इस संकट का अत्यंत कठिनाई से सामना किया, लेकिन किसी भी प्रकार की परेशानी उन्होंने अपने स्तर से उपलब्ध नहीं होने दी। लॉकडाउन का पूरा पालन भी उन्होंने किया। और किसानी की दृष्टि से अगर देखें तो पूरा भारत बंद था। बड़े से बड़े सक्षम लोग भी काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जी। किसान ने फसल की कटाई की, दलहन और तिलहन की कटाई की और उसको आज उपार्जन कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 275 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है एमएसपी पर। 60 लाख से अधिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। 8 लाख टन से अधिक हमारा दलहन और तिलहन खरीदा जा चुका है। यह जी। किसान की ऐसी ताकत है कि इसी ताकत को अगर बढ़ाने का प्रयत्न हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत आने वाले कल में जरूर आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है और उनके भाषण के बाद देश में एक नई स्पिरिट जागृत हुई है। और आज जो पैकेज गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए घोषित किया है, वह निश्चित रूप से आने वाले कल में गांव के लोगों की ताकत बढ़ाएगा, गरीब की ताकत बढ़ाएगा, मजदूर को सशक्त बनाएगा, कृषि को उन्नत बनाएगा। और आने वाले कल में यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक किसान की दृष्टि से हम बात करें तो किसान को केसीसी के अंतर्गत लाने की भी 2.5 करोड़ किसानों के लिए घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी 6.75 लाख करोड़ किसान आते हैं, जिनके पास 4 लाख करोड़ से अधिक राशि उपलब्ध है। यह राशि 31 मार्च को किसान जमा करते हैं तो उनको ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस तारीख को बढ़ा दिया गया है, 31 मई कर दिया गया है। अब 31 मई तक फसल आने के बाद भी जो किसान जमा करेंगे उनको भी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 2.5 करोड़ किसान जो अभी शेष बचे हैं उनको भी अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह
इसके माध्यम से किसानी के क्षेत्र में और गांव के क्षेत्र में आएगा। इससे कृषि का क्षेत्र और मजबूत होगा। नाबार्ड के माध्यम से परंपरागत रूप से 90,000 करोड़ रुपया ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को मदद किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के इस अवसर पर भी 30,000 करोड़ रुपया नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को प्रदान किया है। लेकिन इस पैकेज में इन सब के अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपया और दिया जाएगा। यह निश्चित रूप से किसान के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इससे किसान अपनी आगे की खेती को ठीक प्रकार से कर सकेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने किसानों को कि लॉकडाउन के इस मौके पर ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी उन्होंने गत वर्ष की तुलना में 48% अधिक बोई हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ओके, फेयर इनफ। तो काम जबरदस्त चल रहा है और सबसे बड़ी बात आपने कही, आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पूरी मंशा है सरकार की, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमने देखा आज की जो अनाउंसमेंट हुई है वो गरीब लेबर और रूरल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर फोकस दिया गया है। बट सर, ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम बात करते हैं माइग्रेंट लेबर की, और ये लोग जो कि अपने गांव वापस जा रहे हैं, इस वक्त लोगों की लेबर की अनअवेलेबिलिटी है, कमी है कई शहरों में। एक ये बड़ी समस्या सामने आ रही है इंडस्ट्रीज के लिए। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप कैसे देखते हैं ये सिचुएशन पैन आउट होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज? कैसे माइग्रेंट लेबर वापस काम पर शहर जाएंगे? क्योंकि सब अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा से इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम थोड़ा स्लो डाउन देख सकते हैं। ग्रामीण भारत में मजदूर, प्रवासी मजदूर, इसकी चर्चा इस दौरान काफ़ी हुई है। लेकिन आज का अगर पैकेज हम देखेंगे तो इस पैकेज में उनके लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। प्रवासी मजदूर जो है, जिसकी संख्या लगभग अनुमानित 8 करोड़ है, और ऐसे प्रवासी मज़दूरों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे सभी प्रवासी मज़दूर भाइयों और बहनों को 5 किलो खाद्यान्न, 1 किलो चना, यह 2 महीने तक निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह मैं समझता हूँ उनके जीवन में काफ़ी राहत देने वाला है। दूसरा, वो मज़दूर जब अपने गांव पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से रोजगार का संकट खड़ा होगा। मनरेगा के माध्यम से भारत सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मनरेगा के नियमों के अनुसार लगातार इस काम को किया जा रहा है। आज के दिनांक में ही देखें तो 2.5 करोड़ लोगों को मनरेगा का जॉब ऑफ़र किया गया है। और मनरेगा के अंतर्गत लॉकडाउन के इन दिनों में आप देखेंगे तो 14 अप्रैल को यह आंकड़ा मानव दिवस का 14 लाख था, जो आज बढ़कर 15 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। और मनरेगा में किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां राज्य को दे दी हैं। 33,000 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध 21,000 करोड़ रुपया राज्यों को जारी कर दिया गया है। मनरेगा के माध्यम से लोग जॉब कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। मई जून के महीने में कोई तकलीफ़ नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने एडवांस पैसा भी राज्यों को भेज दिया है, जिससे रोजगार की किसी भी प्रकार की तकलीफ़ राज्यों में और गांव में ना आए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तुलना में अगर इस बार हम देखेंगे तो लगभग 50% अधिक लोग काम कर रहे हैं और मानव दिवस भी बहुत तेज़ी के साथ सृजित हो रहे हैं। गरीब मजदूर भाइयों के लिए निश्चित रूप से और अनेक रियायतों की भी घोषणा की है। आपने देखा कि छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, वो मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं। अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ से अधिक का ऋण देश में लोगों के पास है। इन लोगों को 2% ब्याज की राहत
जिस जो प्रधानमंत्री जी ने दिए उसके कारण 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। हमारे मजदूर भाई किसी भी शहर में काम करने के लिए जाते हैं, आसान किराए पर, कम किराए पर उनको रहने की सुविधा मिल सके, इस प्रकार की स्कीम का भी आज उल्लेख वित्त मंत्री जी ने किया है। रेडी, पटरी, 4 पहिए के ठेले, खोमचे वाले जो लोग हैं उनका जीवन एकदम बंद प्राय सा हो गया था लॉकडाउन में, और ऐसे लोग दोबारा से खड़े हो जाएं और अपना कामकाज संभाल लें, अपने काम को गति दें और उनकी तकलीफ में सरकार सहभागी हो। इसलिए यह तय किया गया है कि 10,000 रुपये तक का ऋण आसानी से और आसान किस्तों पर और कम ब्याज पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी अपने आप में निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है। इसके माध्यम से भी लोगों को काफ़ी सुविधा प्राप्त होने वाली है। ओके, डेफिनेटली सर, यहाँ पर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे लोगों को जो समस्या है, कैश की जो कमी उन्होंने देखी है या तकलीफ झेली है, वो कई हिसाब से यहाँ रिजॉल्व हो ये सरकार का उद्देश्य है, यहाँ दिख रहा है। बट सर, ये जो अभी एक प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं गेहूं और चावल इसकी पर्याप्त प्रोडक्शन है, अभी कोई तकलीफ नहीं आ रही है। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ गवर्नमेंट फार्मर्स को पुश कर रही है कि वो अन्य क्रॉप्स पर भी फोकस करें, डाइवर्सिफाई करें अपना पोर्टफोलियो। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ जो स्पेसिफिकली गेहूं और चावल से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए बफर स्टॉक पर्याप्त हो, इस पर आपकी क्या टिप्स? खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक देश के पास है। पूरे देश में खाद्यान्न की दृष्टि से किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हो, यह समय की आवश्यकता है। हम जानते हैं पूरा देश और पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति से चिंतित है। मौसम बदल रहा है, जब बरसात की ज़रूरत होती है तब बरसात नहीं होती है, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती है तब बरसात होने लगती है। इसके कारण किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है, और जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उससे आने वाले कल में भूजल का संकट भी हमारे सामने खड़ा होगा। तो इसलिए यह आवश्यक है कि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हो। क्लाइमेट चेंज की इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार के बीज का इस्तेमाल करें जो बदलते हुए मौसम में भी ठीक से किसान उनको उगा सके और उनका उत्पादन कर सके, अच्छे मूल्य पर उसे बेच सके। दूसरा, जल को बचाना यह बहुत ज़रूरी है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम हो, यह बहुत ज़रूरी है। गेहूं और चावल जहाँ होता है वहाँ निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरक की भी खपत ज़्यादा हो रही है, और धान में तो पानी की खपत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम अगर फसलों के चक्र को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम जल को भी बचा सकेंगे, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उससे भी निपट सकेंगे, और हमारे किसान फ़ायदे में आकर वो मुनाफा करने की स्थिति में आएंगे। इसलिए फसल डाइवर्सिफिकेशन हो, इसका आग्रह हम लोग लगातार करते रहें और आने वाले कल में करते भी रहेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि किसान आज इन परिस्थितियों में समझ रहा है, सोच रहा है और स्वयं इस बात पर विचार कर रहा है कि वो बदलते हुए मौसम में फसलों का चक्र कैसे बदले, जिससे उसको नुकसान का सामना न करना पड़े, और वो उर्वरकों से भी अपने को बचाए और वो जल को बचाने में भी अपना योगदान करे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तोमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि कृषि और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और उनके साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उनसे हमने समझा जो आज फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स थे उसका क्या मायने है रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिए।